नमस्कार आप सभी को। मुझे बिलीव है कि आप सबका वसंत पंचमी जो है बहुत अच्छी तरीके से गुजरा होगा। आप सभी ने माँ सरस्वती से अपनी मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामनाएं रखी होंगी। तो हॉलीडे तो हो चुका, अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज हेरिडिटी पार्ट 3। इसमें मैं हम लोग जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक जाएंगे। मेंडल के दो क्रॉसेस जो है पी प्लांट पर हम लोगों को पढ़ने हैं। एक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक का सफर आज बड़ा सुहावना होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, तो हम लोग जो है आगे चलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थोड़े और लेंगे, है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपके टिप्स पर आ जाए ना, तो फिर चैप्टर ज्यादा कुछ बच नहीं जाता है, फिर आसान हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी। सो देर बिना किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम लोग समझेंगे वो है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन समझने से पहले यही वर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि यार पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है। तो पॉलिनेशन समझने से पहले हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, फ्लावर को कह सकते हैं कि यार देखो, जब आप लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हो ना, तो उसमें कुछ जो है फाइलम्स होते हैं। अब प्लांट किंगडम में हम लोग फाइलम को डिवीजन बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कुछ डिवीजन होते हैं। जैसे कि आपका एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। बेसिकली पॉलिनेशन जो वर्ड है ना, वो एंजियोस्पर्म के लिए है। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट्स होते हैं? एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को हम लोग कौन से प्लांट के नाम से जानते हैं? एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो एंजियोस्पर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब है? पॉलिनेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको थोड़ा बहुत फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता हो। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर जो है, फ्लावरिंग प्लांट्स में इन एंजियोस्पर्म्स, अभी मैंने आपको बताया एंजियोस्पर्म्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर इज द साइट ऑफ फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है? एंजियोस्पर्म में। तो इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो समझिए वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक टिपिकल फ्लावर बनाऊं, ऐसा कुछ, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। जो डंठल स्टेम से कनेक्टेड होता है या ब्रांच से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। और ये जो कलरफुल पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। खैर, इससे हमको लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग हेरिडिटी पे फोकस करना चाहते हैं और मैं आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इन दोनों, ये जो फिलामेंट है और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये जो डंठल है जिससे ये कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो ध्यान से समझिएगा, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं यार? स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर ही आगे चल करके क्या बनाता है यार? एंथर ही आगे चल करके पॉलन ग्रेन बनाता है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है? क्या है सर इंपॉर्टेंट चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। अगर आपको नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है यार, बट रहती है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। गलत जवाब।
पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को बियर करने वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। और जो चीज मेल गैमेट को कैरी करता है, या सिंपली कहूं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो गैमेट कैरी करता है। अब आपके दिमाग में सर ये गैमेट क्या होता है, यार देखो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर तो देखना पड़ेगा, ये कंजूसी सही नहीं। आप लोग जाकर के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखिए, गैमेट वहां मैंने बताया है और आपको समझ में बिल्कुल आएगा, पक्का पक्की है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई स्ट्रक्चर अगर गैमेट बियर कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं यार, गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब है, मतलब पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना गुरु, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। मतलब स्ट्रक्चर बियरिंग मेल गैमेट, स्ट्रक्चर बियरिंग मेल गैमेट। अब मैं बात करूं फिलामेंट क्या कर रहा है, तो फिलामेंट एंथर को जो है वो थैलेमस से अटैच कर रहा है। बोलिए यार थैलेमस कहां से आ गया, ये जो दिख रहा है ना जिसपे सब कुछ लगा हुआ है, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टेकल बोलते हैं। तो एक सिंपल चीजें समझ में आई कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में पॉलन, अच्छा पॉलन ग्रेन क्या है, येलोइश पाउडर। आप जब उड़हुल का फूल है ना, चाइना रोज, हिबिस्कस हाथ में लेते हो तो आपके हाथ में येलो कलर का पाउडर कुछ लग जाता है, वो कुछ नहीं, वही आपका क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन क्या है, येलोइश पाउडर है, जिसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की। अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। होप आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एक बार देख ही लू क्या कि आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए बिल्कुल दिख रहा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बात करूं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के दो नाम है, आपको याद करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा यार। अगर समझ में आएगा तो याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में अगर बात करूं, तो इसको हम लोग या तो कार्पेल बोलेंगे और या तो गुरु क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। सर आप तो पता है, एक और नाम मुझे पता है। अरे आपको पता है, अच्छा क्या है, अरे सर आपको भी पता है क्या, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। अरे वाह सर, मजा आ गया सुन के, तो एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और इसका नाम है गाइनोशियम। अब मान लीजिए स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, तो स्पैम कर देना यार कमेंट में, गाइनोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा कच्चा हूं भाई, कॉन्सेप्ट दे दूंगा बढ़िया, ठीक है। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं, गाइनोशियम नहीं भी याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्पेल और पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, ये आपको याद करना है, क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सर हम तो स्टाइल बोलेंगे, अरे भाई पागल हो गए हो क्या, स्टाइल स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहां पर देखिए दिस, ये जो पार्ट है ना, ये हो सकता है ये स्टिकी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है पोलन ग्रेन को चिपकाने के लिए। तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज स्टाइल एंड बल्ज पार्ट, बल्ज बॉटम पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर सिंपल समझो, ओवरी के अंदर आप समझ लीजिए होता है ओव्यूल। ओव्यूल एक खाली जगह है, और ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा क्या, अरे क्या मिलेगा सर, अरे यहां मिलेगा आपको एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में आपको मिलेगा एग। एम्ब्रियो सैक में आपको क्या मिलेगा, एग। मतलब एम्ब्रियो सैक क्या है सर, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या है सर, एम्ब्रियो सैक जो है ना सर, वो क्या है, वो क्या है सर, बता दीजिए सर, इतना सर सर कर रहे हैं, बता दीजिए क्या है सर। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावर। इसका मतलब क्या है, गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट बियर करने वाला स्ट्रक्चर, मतलब बियर क्या बियर करेगा, है ना, फीमेल गैमेट। क्या बियर करेगा यार, फीमेल गैमेट। अरे वाह सर, मजा आ गया सर, है ना, बियर फीमेल गैमेट। अब चलो यार, अब आपके ध्यान में कहां सर ने स्टार्ट किया पॉलिनेशन, और कहां हम लोग आ गए मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट। देखो यार इतना बेसिक चीज तो आपको पता होना चाहिए, और मैं जो है एज आपको जान नहीं रहा हूं कि आपको मालूम है नहीं मालूम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है आपको बता दिया कि यार देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कौन सा पार्ट
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम आते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है स्टिग्मा से माफ करना, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां, स्टिग्मा पर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, अलग अलग फ्लावर में भी हो सकता है, बट उन दोनों की स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब सर पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain कहां से कहां यार, pollen grain from anther to stigma, anther to stigma है ना, of the same flower, of the same flower or different flower, different flower but of the same species, same species is called क्या सर, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। अरे वाह सर, पॉलिनेशन, मजा आ गया सर समझ के कि एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को सर हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं। पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं, पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं सर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जरा सा वो भी हम लोग समझते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के, दो टाइप के सर, है ना, कौन कौन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सर, और क्या है यार, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अरे वाह गुरुजी, मजा आ गया सर, मजा आ गया, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, अगर सेम ही फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक चला जाए तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्या, ट्रांसफर है, किसका ट्रांसफर है यार, अरे बता दो, कमेंट मार दो एकदम जल्दी से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, किसका, पॉलन ग्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the same flower, of the same flower is called, क्या कह देंगे सर, is called self pollination। अरे सर चिल्ला क्यों रहे हो, अरे भाई मजा आता है भाई ऐसे बोलने में, क्या करूं, आदत से मजबूर, क्या करूं वो बच्चों, मैं हूं आदत से मजबूर। अब आ जाओ, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया, ठीक है, मजाक मस्ती बात में, सेल्फ पॉलिनेशन हमको समझ में आ गया। अबरी बारी है, अरे सर ये तो बिहारी हो गया, अबरी बारी है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, एंथर से स्टिग्मा ही ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन, बट यहाँ पर फ्लावर अलग अलग होगा। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower but of the same species is called cross pollination। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया सर। ट्रांसफर, ट्रांसफर की स्पेलिंग नहीं आती है सर को, अरे सर को स्पेलिंग नहीं आती है, स्पेल करो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहां से कहां ट्रांसफर होगा यार, फ्रॉम, सर ये तो आसान है सर, समझ गया सर मैं तो, अरे मुझे तो समझ में आ गया सर। एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the different flower, of the different flower but क्या सर, of the same species, भाई सेम स्पीसीज में दूसरे स्पीसीज में करा दो, of the same species, of the same species is called क्या सर, is called cross pollination। अब थोड़ा सा सीरियस मैं बता देता हूँ, क्या सर सीरियस, एकदम सीरियस, हाँ एकदम सीरियस, क्या यार सर, अगर सेम फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा एक चीज और, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहा था, सेल्फिंग कहा था, क्या कहा था यार, सेल्फिंग कहा था। अरे हाँ जी हाँ, समझ में आ गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी समझ में आ गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन। अब दिमाग में आता है यार कौन करेगा ट्रांसफर, तो कुछ एजेंट होते हैं, जैसे यहाँ तो सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, इसमें तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई भी पीड़ा दुख दर्द नहीं है सर। वाह सर, आपको तो पर्यायवाची शब्द भी आता है, अरे बहुत कुछ आता है भाई, ठीक है, यहां से ऐसे, तो ये चीज है, अगर सेम फ्लावर में हो गया, सेम फ्लावर में हो गया तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर फ्लावर अलग अलग है, क्या सर, हाँ सर बिल्कुल, अगर फ्लावर अलग अलग है, ऐसा कुछ, एक तो मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा। मेल फ्लावर कौन होगा, जिसमें स्टेमेन होगा, और फीमेल फ्लावर कौन होगा,
जिसमें कार्पेल होगा। ठीक है, तो ये मान लो मेल फ्लावर है या फीमेल, तो दिस इज फीमेल फ्लावर। क्यों सर फीमेल फ्लावर है? क्योंकि यहाँ पर कार्पेल है, पिस्टिल है, और ये है आपका दिस इज सर, दिस इज व्हाट सर, दिस इज, ओह सर आप तो फिर से फीमेल फ्लावर बनाने लगे। दिस इज मेल फ्लावर, दिस इज मेल फ्लावर। अब यहां से यहां ट्रांसफर करना है तो कोई चाहिए ना, तो जो चीज ट्रांसफर करेगा उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है? जो कि क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। कौन 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 हो सकते हैं? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है सर, और कोई एनिमल भी हो सकता है सर। अरे बहुत कुछ हो सकता है भाई, है ना। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यार देखिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले ना ये दो वर्ड समझना बहुत जरूरी था, और मैंने अपने तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया। और अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा तो कमेंट कर ही सकते हो ना यार। अरे सर देखो आप कमेंट करने के लिए बोलने लगे, अरे भाई कर देना यार, थोड़ा कर देना, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, जीवन में खुशियां घुलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार चेक कर लूं कि जो है सब कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉपर तरीके से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही। स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कहाँ से? अरे आगे यार, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है सर, बस आप ही पीछे रह गए। अरे सर मैं भी बढ़ू, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तभी तो हम बढ़ेंगे यार, पहले आप तो बढ़िए। क्या बात करते हैं सर, आप बढ़े। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ 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 हाँ। ओ दिल तो बच्चा है जी। देखिए मिट गया, मिटा दिया मैंने सब कुछ। थोड़ा सा इसको सुखा ले, कष्ट ही कष्ट है भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बोर्ड तो आपका है, पढ़ना भी आपको है, याद भी आपको करना है। मैं तो सिर्फ क्या कर सकता हूँ सर, आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हो। हाँ अरे समझदार तो हो यार, समझदारी तो है आप में। मैं तो आपको खामखा ही बेवकूफ समझता था, आप तो समझदार निकल गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर आपसे थोड़ा ज्यादा समझदार है। अच्छा, ऐसी बात है तो और अच्छी बात है, मेरे से ज्यादा समझदार हो जा रहे हैं। मजा ही आ गया तब तो, सुन के अच्छा लगा मुझे, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया मेरा। चलो, कहाँ चलो सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, और उस महान व्यक्ति को थोड़ा सा और मैं ले आऊं, थोड़ा बहुत तो दिमाग से निकल ही गया होगा। तो नाम है उन व्यक्ति का, क्या है सर? ग्रिगोर जोहनन मेंडल। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ठीक है। अरे सर आर छोड़ दिया आपने, और अरे देख यार लगा दिया भाई, क्या तुम लोग भी। तो ग्रिगोर जोहनन मेंडल, ठीक है। यार ग्रिगोर जोहनन मेंडल जो है ना, इनका जन्म 1822 में हुई थी, है ना, और इनकी मृत्यु 1884 में, ठीक है। सर अचानक से इनका जिक्र क्यों आ गया? भाई देखो, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब इस व्यक्ति को एकदम सैल्यूट की जरूरत है। गजब क्या काम किया इन्होंने, है ना। इन्होंने बता दिया कि बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैथमेटिकल अप्रोच लगा सकते हैं। यस, क्या इन्होंने किया? वाज द फर्स्ट पर्सन, है ना, टू एक्सप्लेन अबाउट द रूल ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग मैथमेटिकल अप्रोच। यस, मैथमेटिकल अप्रोच इन्होंने लगाया, और मैथमेटिकल अप्रोच लगा करके इन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इन्होंने कैसे बताया? अच्छा एक चीज और, आज हम इनको किस नाम से जानते हैं? आज हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे,
तो साइंटिस्ट है तो रिसर्च तो करेंगे भाई। तो इन्होंने पी प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जिनको आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इन्होंने, है ना, अच्छा पी प्लांट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। पी प्लांट की अगर मैं बात करूं, सर किसकी बात करूं? पी प्लांट। सर आप पीछे क्यों मुड़ गए थे, कोई आ गया था क्या? अरे मुझे लगा भूत आ गया। भूत भूत कुछ नहीं होता। ठीक है, पी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो साइंटिफिकली जैसे हमको बोलते हैं ना, किसको सर? आपको नहीं, ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। वैसे ही गार्डन पी को, पी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? अरे बता दीजिए सर, क्या बोलते हैं सर? सर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं यार? पाइसम सटाइवम। अरे वाह यार, अरे वाह वाह वाह, पाइसम सटाइवम बहुत अच्छा नाम है। तो बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। पाइसम सटाइवम। अगर मैं पाइसम सटाइवम की बात करूं, क्या करूं सर? बात कैसी बात कि पाइसम सटाइवम में कैसा फ्लावर लगता है? तो पाइसम सटाइवम में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब सर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है ना, कौन सा? स्टेमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, कौन सा? कार्पेल, है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, both male and female reproductive organs are present, organs are present। मतलब इनमें स्टेमेन भी होगा। अरे हाँ सर, स्टेमेन भी होगा बिल्कुल, और कार्पेल भी होगा। मतलब एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। बहुत सही, बहुत सही। अब आ जाओ, सवाल ये उठता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इसके बहुत सारे रीजन है। व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट? अच्छा, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कब करा था तो बताऊंगा, है ना। व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट? तो अगर मैं बात करूं कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, तो देखो मेंडल के पी प्लांट को चुनने के कुछ रीजन थे। जिनमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि पी प्लांट में विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग। अब मैं देखो ये पहले पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने ये जो है ना बता रखा है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में लेकर के ही चलूंगा। विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब होता है कि आपको पता चल जाएगा, मतलब अपोजिट चीजें, जैसे कि अगर एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है। अगर एक का सीड कलर, आपको मालूम है ना, पी प्लांट मटर जो हम लोग खाते हैं उसकी फली जो होती है, फली को हम लोग बोलते हैं पॉड, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड होते हैं ना, जो दाने होते हैं उसको सीड बोलते हैं। तो यार विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे? अब आपको मालूम होगा मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर कंसीडर किए थे? 7 कैरेक्टर कंसीडर किए थे, और एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, तो टोटल 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट थे, है ना। 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेट। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप तक मेरी सुरीली आवाज पहुंच रही है, क्या बात कर रहे हैं, सुरीली आवाज, यस सुरीली आवाज अगर पहुंच रही है तो आप फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट मार दो, कौन सा 7 कैरेक्टर था और कौन कौन से 14 ट्रेट थे, कौन डोमिनेंट था और कौन रिसेसिव था। पक्का पक्की अभी जो है आप लोग डालिए। तो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे स्टेम हाइट की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेम हाइट में क्या क्या चीजें थी यार? स्टेम हाइट में एक टॉल था तो दूसरा डॉट था। तो देख रहे हो ना, बिल्कुल अपोजिट है, विजिबल दिख रहा है आपको, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एकदम अलग अलग है। तो इसीलिए जो है मेंडल ने पी प्लांट को एज अ, है ना, एक्सपेरिमेंटल टूल कंसिडर करा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा क्या कारण था पी प्लांट को चुनने का, तो दूसरा ये कारण था यार कि अभी मैंने बात किया पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो मेंडल चाहे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी, मतलब ये नेचुरली तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन अगर मैं चाहूं ना तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता हूं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा ये समझते हैं। तो सिंस दे हैव, यहाँ पे दे पी प्लांट के लिए है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, हेंस 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 क्या सर? इसीलिए हमको तो पता ही नहीं था जैसे। हेंस सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन
कैन बी डन। अब देखिए, क्योंकि पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो नेचुरली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएंगे समझिएगा। हम क्रॉस पॉली सेल्फ पॉलिनेशन तो समझ में आ रहा है ना, सेम फ्लावर में ही क्या होगा, सेल्फ फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा समझिए, क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम लोग दो चीजें करते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन वी कैन डू टू थिंग्स। सबसे पहला होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। क्या होता है समझिएगा ध्यान से। देखिए इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है। अब पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब इसमें स्टेमेन भी है और कार्पेल भी। बाइसेक्सुअल है इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें सर स्टेमेन भी है हमारे पास और इसमें सर कार्पेल भी। तो ये कार्पेल हो गया और ये हो गया हमारे पास एंथर फिलामेंट मिलकर के स्टेमेन। तो यार हम क्या करेंगे, इसमें मान लो क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं। मान लो ये टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट का फ्लावर है, तो एक डॉर्फ प्लांट का भी फ्लावर होगा। तो आप टॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट दोनों में से किसी को भी मेल प्लांट कंसिडर कर लूं, मतलब वो हम लोगों पर डिपेंड करता है। मान लो मैं टॉल प्लांट को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मेल प्लांट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डॉर्फ प्लांट में भी हमारे पास ये होंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या होगा, स्टिग्मा होगा। अब मैं क्या करूंगा समझना ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर डाल दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फीमेल फ्लावर के एंथर को कट कर देंगे। तो क्यों कट करेंगे सर, ताकि इसका पॉलिनेशन ना हो जाए, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। मैं चाह रहा हूं कि इसका पॉलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर कर दूं, तो इसके एंथर को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। अब इसके एंथर को मैंने कट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कट करके इस, अब ये आपका क्या हो गया, ये फीमेल फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, फीमेल फ्लावर, क्योंकि हमने एंथर हटा दिया और इसको हमने क्या कंसिडर करा है, मेल फ्लावर कंसिडर करा है। अब क्या होगा, इसके पॉलन ग्रेन को मैं लूंगा और लेकर के इसके स्टिग्मा पर क्या करूंगा, स्प्रिंकल कर दूंगा। लेकिन उसके पहले जब तक मैं ये कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, इसके स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर दूंगा। किससे कवर कर दूंगा, बटर पेपर से, ताकि कोई और पॉलन ग्रेन मेरे डालने से पहले, मेरे पॉलन ग्रेन डालने से पहले, मेरे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन डालने से पहले कोई और पॉलन ग्रेन आकर के इसको कंटामिनेट ना कर दे। इसीलिए बैगिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। तो बैगिंग क्या है, कवरिंग स्टिग्मा विथ बटर पेपर। अब जब हम लोग पॉलन ग्रेन इसका कलेक्ट कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बटर पेपर को हटाएंगे और इसके पॉलन ग्रेन को इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमने टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन को ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया। मतलब पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और हम लोग चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं इमैस्कुलेशन और बैगिंग करके। तो ये चीज है। तीसरा मैं अगर बात करूं कि तीसरा क्या कारण था, तो यार देखिए, पी प्लांट इजी टू ग्रो है, पी प्लांट में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो है वो आपके बनते हैं एक बार में, और साथ ही साथ पी प्लांट का लाइफ स्पैन छोटा है ना, जिसके वजह से मेंडल एक बार में बहुत सारे जेनरेशन को, मतलब एक बार में नहीं, बहुत कम समय में बहुत सारे जेनरेशन को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन से क्या फायदा होगा, है ना, मोर जेनरेशंस कैन बी स्टडीड इन लेस टाइम। उसके बाद क्या है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि एक बड़ा सा सैंपल साइज मिलेगा, लार्ज सैंपल साइज, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके बाद क्या है, गार्डन में ग्रो कर रहे थे, इसका मतलब आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इजी टू ग्रो इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, एप्रोप्रिएट कंडीशन। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा नहीं लाई भाई। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से मेंडल ने क्या करा,
मेंडल ने पी प्लांट को करा। अच्छा, मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था? एक्सपेरिमेंटल ईयर का कब से कब तक था? एक्सपेरिमेंटल ईयर जो है इनका 1850 से 1860 था, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 इयर्स, है ना, 7 से 8 साल तक वो जो है लगातार है पी प्लांट पर। यार समझो, 7 से 8 साल बंदा एक चीज में लगा हुआ है। आप 21 दिन भी एक चीज रेगुलरली कर लो ना, तो आपकी आदत हो जाएगी उस चीज को करने की, है ना। मतलब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फटाफट उतारिए सर, ज्ञान बहुत देते हो, क्या करूं यार, आदत है। मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। इसको जल्दी से आप लोग उतारिए। थोड़ा पानी अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलते बोलते जो है, ले पानी ही ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हटा दिया जाए इसको भी। धीमता 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 धीम। सर आप चुप हो गए सर। अरे नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। अरे अरे हाँ यार, बहुत कुछ सर, हाँ हाँ बहुत कुछ। चलो भाई, इसका तो काम। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यार देखो, मेंडल पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन समझो मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने 1863 में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया, और 1863 के बाद उन्होंने अपने काम को पब्लिश कब किया? उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया 1866 में, है ना। मेंडल ने 1866 में काम को पब्लिश करा, लेकिन 1900 तक, कब तक यार? 1900 तक मेंडल को अपने काम के लिए रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। अब देखो, मैं 1900 बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ना कि 1884 में तो उनकी डेथ हो गई थी। मतलब मरने के बाद भी बहुत दिनों तक, 1900 तक उनके काम को किसी ने सराहा नहीं, उनके काम को किसी ने जो है एप्रिसिएशन नहीं करा। तो मन में आता है सर ऐसा क्या हो गया मेंडल के साथ? मतलब इतना अच्छा व्यक्ति, आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको जान रहे हैं, तो इनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली? तो देखो बहुत सारे रीजन थे, क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। Why Mendel did not get recognition for his work? तो देखो, मेंडल ना अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। क्या सर? हाँ, मेंडल कह रहे थे यार कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल बात कर रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो की। मेंडल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल फेनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनके टाइम के और भी जितने साइंटिस्ट थे ना, काम तो बहुत सारे कर रहे थे इस पे, लेकिन मेंडल जैसे कर रहे थे वैसे कोई नहीं कर रहा था। और मेंडल जो कर रहे थे ना, वो मैथमेटिक्स के ज्ञान को, मैथमेटिकल अप्रोच को बायोलॉजिकल फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनके कंटेम्पररीज, उनके साथी जो साइंटिस्ट थे, और उनको पची नहीं रही थी ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना विद मैथमेटिकल अप्रोच। मैं नहीं मानता, ये कोई फिजिकल प्रूफ दो, है ना। तो इसीलिए जो है सबसे पहला कारण तो ये था कि एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना विथ मैथमेटिकल अप्रोच, है ना, which was very new and
can't be accepted by his contemporaries। देखिए, अगर आपके अगर आपसे कंटेम्पररीज, ठीक है, इसका स्पेलिंग भी हो सकता है गलत हो, सर स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, क्या करूं यार, स्पेलिंग याद नहीं करा मैंने, ठीक है। तो इनका जो बताने का ज्ञान था बहुत नया था, ठीक है, और इनके कंटेम्पररीज को पची नहीं रही थी ये बात, ठीक है, जिसके वजह से ये जो है इनके रिसर्च के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए आपके जीवन में अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, अगर वो नया है तो जरूरी नहीं नया है तो वो गलत ही होगा, क्या पता वो सबसे अच्छा जो है आइडिया हो। तो ये था, एक ये कारण है, तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। दूसरा मैं अगर बताऊं, दूसरा आज तो मान लो मेरा नाम सत्यम है ना, सत्यम जी कुछ खोज करते हैं, तब तो सत्यम सर जो है ढिंडोरा पीट देंगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, अरे अरे सत्यम सर सत्यम सर सत्यम सर लेकिन उस टाइम ना इनके टाइम पे इंस्टाग्राम था, ठीक है, ना ही जो है फेसबुक था, ना ही ये जो है न्यूज चैनल्स वगैरह थे। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि यार कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था, ठीक है, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, नॉट इजी एट दैट टाइम, है ना। और ठीक है, इन्होंने एक चीज और क्या कहा, उतना उस टाइम उतना वेल डेवलप्ड जो है माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने बोला ना कि जो ट्रेड्स है ना उनको डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करते हैं, और उस डिस्क्रीट यूनिट को बोलते हैं फैक्टर। आज हम लोग जिसको जीन के नाम से जानते हैं, जीन के बारे में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, जाके देखो यार, क्या तुम लोग थर्ड लेक्चर में आ गए हो, देखो पहला लेक्चर जाके देखो, 30 मिनट का लेक्चर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ में आएगा। सर वो आपको अच्छा लगा तो हम डिसाइड करेंगे ना अच्छा है कि नहीं है, देख तो जाकर के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर जिसको बोलते हैं, फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया, और फैक्टर के बारे में जब इन्होंने बताया ना तो उसका फिजिकल प्रूफ ये नहीं दे पाए, है ना। तो यहां लिखेंगे could not provide could not provide any physical proof related to factor, फैक्टर से रिलेटेड इन्होंने, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रूफ ये नहीं दे पाए। अच्छा फैक्टर क्या होता है, जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसको बोला डिस्क्रीट यूनिट, है ना, और यही क्या करता है, कंट्रोल ट्रेड्स, कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स इन एन ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऑफ स्प्रिंग लंबा होगा कि नाटा होगा, सब फैक्टर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां से मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाई, हम लोगों ने ये भी जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जा चुका है, इसको मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा, सेकंड पार्ट में, सेकंड बोल रहा हूँ यार, सॉरी फोर्थ पार्ट में डालूंगा, और फोर्थ पार्ट में जो है आपका क्या आने वाला है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उससे रिलेटेड एक एक चीजें, और उसमें मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बताऊंगा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, सर ये आपको लग रहा है, आप मुझे लग रहा है तो आपको भी लगना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल, और अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो जरा कमेंट मार दो, कर दूंगा उसको भी अपलोड, है ना। धन्यवाद।